हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये हमारी जो साइंस की क्लास है, आपको पता है कि कल से स्टार्ट है। मतलब कि ये पूरा चैप्टर काफ़ी लेंदी था और हम ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो कंबशन एंड फ्लेम, इसके ये जो है ऊपर वाले जो भी क्वेश्चंस हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, वो तो क्लासेस कल ही कंप्लीट हो गई थी। तो कल और आज की जो पीडीएफ है, क्योंकि दोनों एक ही साथ मिलेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, वो आज आपको जो है रात से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के भी जो पीडीएफ्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो है थोड़ा बहुत ही बाकी था, जैसे कि कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, स्वतः दहन, ये सारी चीज़ें। तो आज जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। देखिए, ये हम लोगों ने कर लिया है। और इसमें से अगर आपने ये सारे पॉइंट्स, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ये बस इसलिए नहीं दिया गया है कि आप इसको एक बार रिवीजन, बस एक बार देख लो, नहीं, इसको आपको बार बार याद करना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दाह्य पदार्थ क्या क्या होता है और दाह्य पदार्थ क्या होता है, कल तो हमने पढ़ा ही था। तो आज भी हर एक क्वेश्चन में जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। तो ये हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा हुआ है, अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कौन सा प्रक्रम है जिसमें पदार्थ से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। ये आपसे पूछ रहा है। तो ये एक क्या है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर आपका अगर रासायनिक सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। तो हिंदी का पहले करके देखते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, तो यहां पर क्या होगा, ये एक रासायनिक, यहां पर होगा आपका रासायनिक। ये रासायनिक प्रोसेस है जिसमें पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जब किसी व्यक्ति के कपड़े, यहाँ पर डैश है, पकड़ते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को हम किससे ढक देते हैं। कल वाली क्लास जिसने देखी होगी उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखें, लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिलेगा, साथ में प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, और सभी को दिल से धन्यवाद जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ता है, कल मैंने आपको बताया था ना पूरा फोटो वगैरह दिखा के, कि आग पकड़ता है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को क्या करते हैं, हम कंबल से ढक देते हैं। कंबल से क्यों ढकते हैं बताओ, ताकि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए। जब ऑक्सीजन रहेगा नहीं, आग अपने आप बुझ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कैंडल के साथ पढ़ा था ना, कि कैंडल जल रही है, ऊपर से मैंने ग्लास रख दिया, अब ये कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ से क्या हो गया, खत्म, ऑक्सीजन है ही नहीं, इस वजह से। सेम उसी तरीके से कंबल से ढकते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट ही ना रहे। तो ये हो गया हमारा दूसरा। सी देखिए, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाता है, बताइए। वह यहाँ पर कौन न्यूनतम ताप होगा कि उच्चतम होगा, बताओ। कल मैंने आपको बताया था ना, न्यूनतम। अभी एक बार ऊपर का दिखाऊंगी मैं, जहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें पता चले। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कल हम लोग ने पढ़ा था ना, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप जो है वो न्यूनतम ताप पर ही पदार्थ जो है वो जलने लगता है। कभी भी मैक्सिमम मत करके आना, ठीक है। तो ये ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट देखो, डी। डी देखिए, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखो, जिन भी जो पदार्थ है ना, उनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं उसको हम कहते हैं ज्वलनशील। कल मैंने आपको ज्वलनशील की डेफिनेशन भी बताई थी। ठीक है, अब बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, ई। यहाँ पर लिखा है कि समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपको बताना है, जलते समय यहाँ पे क्या होगा, जलते समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका ई। बाकी जिनको इंग्लिश में मतलब हिंदी नहीं समझ में आ रही उनके लिए यहाँ पर है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। पीडीएफ में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग डैश गिव फ्लेम, और ये ABCDE, इसी का मैंने आपको इंग्लिश यहाँ पर हिंदी यहाँ पर बताया। ठीक है, बाकी आपको आंसर भी मिल जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा 16। अच्छा, ज्वलनशील वाला मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो है परिभाषा भी भूल चुके होंगे, तो एक बार मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी। ये हमारा आदर्श ईंधन है और ये हमारा है, ये ऊपर है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना है कि ईंधन से जलाने से क्या क्या चीजें नुकसान होते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न जो है
कल मैं जब पढ़ा रही थी सीटेट में भी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कई बार पूछा हुआ है कि ईंधन के उसमें मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बार बार आपके सामने आएगी चीजें, तो आपको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पर ये आपको अम्ल वर्षा से रिलेटेड, अम्ल वर्षा क्या होते हैं ये सब कुछ याद रखना है। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपको पता है इसका रीजन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ये आपका स्वतः दहन हो गया, ठीक है। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हाँ, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो डायरेक्ट यहीं से तो उठता है, ये एनसीईआरटी का ही है। ज्वलनशील पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ ले। याद रखिएगा, टेम्परेचर हमेशा कम होगा तभी तो आसानी से आग पकड़ेगा। इसको हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, जिसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोल, अल्कोहल, पेट्रोलियम गैस आदि, ठीक है। तो अब आप समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, वो ऐसे ही नहीं पूछा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, तभी जाकर आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। ये जो है ना रेखांकित, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये मतलब गलत लिखा है, इसको आपको सही रूप में लिखना है। आप मुझे बताओ दाह्य पदार्थ क्या होता है? प्लीज कमेंट करके आंसर जरूर लिखें। दाह्य पदार्थ क्या होता है? जिसको जलाने पर क्या होता है? ऊष्मा निकलती है, आपको एक फ्लेम दिखता है, उसे ही तो बोलते हैं ना दाह्य पदार्थ। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, बताइए, इसको सही में बताना है। तो ये लिखा है जडिल ने डीजल। क्या लिखा है? डीजल, क्योंकि डीजल क्या है? एक दाह्य पदार्थ है। यहां पर देख सकते हो आप, कंबस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट देखिए, रपथ एक अदाह्य पदार्थ है। अदाह्य मतलब जिसमें आपको उष्मा नहीं दिखेगी। तो ये क्या है? स्लैग्स इज नॉन कंबस्टिबल मटीरियल। ये क्या लिखा है? पत्थर। आप मुझे बताओ, पत्थर को जलाने से वो हीट हो सकता है, गर्म हो सकता है, बट उसमें से उष्मा नहीं निकलेगी। तो ये हो गया आपका पत्थर। उसके बाद से ये देखिए, और बार बार लोग मेरे से पूछते हैं कि ये क्लास किसके लिए, मैं बता बता के थक चुकी हूँ। 1 to 5, 6 to 8, भाई जहाँ पर भी आपका साइंस पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो सीटेट हो, सब में ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी आपका जहाँ जहाँ भी साइंस होगा वहाँ वहाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 में आपको पता ही है, जीएस में आपका 24 से 25 नंबर का पूछता है। 6 to 8 में तो इसका वेटेज ही ज़्यादा है, 80 नंबर में ये आता है, तो सब जगह इंपॉर्टेंट है। माचिस अपने आप नहीं जलती, यस ऑब्वियस सी बात है, माचिस अपने आप नहीं जलती है। डी लिखा हुआ है, सीन लवज पदार्थ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो आपको इसको बताना है ज्वलनशील। अभी तो मैंने आपको बताया ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ जो है सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। तो ये 17 का डी हो गया। 1 kg ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीय मान कहलाती है। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया ना उष्मीय मान का मात्रक, और ये पूछा गया है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको आपको सही लिखना है उष्मीय, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए भी है, पीडीएफ में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, बस ये एक्सप्लेनेशन के समय दोनों नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर इसका सही आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश आपको दोनों दिख रहा होगा। चलिए इंग्लिश वाला ही देखते हैं। 2 ग्लासेस जार्स ए एंड बी आर फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 कांच के जार हैं, ये देखो, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है। इसमें क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों से ये भरा हुआ है, ठीक है, समझ गए ना, CO2 एंड ऑक्सीजन से भरा हुआ है। प्रत्येक जार में एक साथ एक जलती हुई मोमबत्ती भी रखी हुई है। यहाँ पर ऐसे मोमबत्ती रखी है, ये देखो जलती हुई मोमबत्ती रखी है। किस जार में मोमबत्ती लंबे समय तक जलती रहेगी और क्यों, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड किस में है? ए में है, क्योंकि हाँ ये क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्टिवली। तो आपका ए में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और इस बी में आपका है ऑक्सीजन। आप मुझे बताइए, और इसमें एक मोमबत्ती जल रही है, दोनों में जल रही है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड है, एक में ऑक्सीजन है। तो प्रत्येक जार में हमने रखा हुआ है मोमबत्ती, तो किस जार में मोमबत्ती लंबे समय तक जलती रहेगी और क्यों? रीजन भी देना है। बहुत आसान है भाई, ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो दहन में जो है सहायक होता है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो बी हो जाएगा। तो कौन सा जार होगा? बी, ठीक है। आंसर भी मैंने लिखा हुआ है।
इन जार बी बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ अ कंबस्टन। जार बी में क्योंकि ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है। तो ये तो बहुत ही आसान था और आई थिंक आप सभी को पहले से ही पता होगा इसका आंसर। तो ये हो गया, ठीक है। चलो 19 देखिए। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आप देखिए, अनु वॉन्ट्स टू बॉयल वाटर क्विकली इन अ टेस्ट ट्यूब। अनु जो है, ये आपने टेस्ट ट्यूब वगैरह देखा होगा, पतला सा होता है, परखनली में जल जो है जल्दी उबालना चाहती है। ऑन ऑब्जर्विंग द डिफरेंट जोन्स ऑफ द फ्लेम, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हुए, मान लीजिए ये जैसे मैंने कैंडल जलाया है तो इनका एक आउटर लेयर होता है, ऐसे ऐसे लेयर्स होते हैं। तो ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हुए वह तय नहीं कर पा रही है, सी इज नॉट एबल टू डिसाइड, वह तय नहीं कर पा रही है कि विच जोन ऑफ द फ्लेम विल बी द बेस्ट फॉर बॉइलिंग वाटर क्विकली, कि जल को जल्दी उबालने के लिए कौन सा जो क्षेत्र है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस क्रियाकलाप में उसकी मदद कीजिए। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले उसने क्या किया, वो टेस्ट ट्यूब में जो है जल को जल्दी उबालना चाहती है, बट वो ज्वाला का जो है ना, मतलब कि जो फ्लेम है उसके अलग अलग क्षेत्र को देखते हुए डिसाइड नहीं कर पा रही है कि भाई जल को जल्दी उबालने के लिए कौन सा जो क्षेत्र है, कौन सा एरिया है वो बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए आप बताइए, उसकी मदद करनी है, ऐसा इसमें क्या आंसर होगा। तो देखो, अनु है उसको अपनी ये जो टेस्ट ट्यूब है, परखनली को ज्वाला का जो है, मान लो ये ज्वाला है, इसका जो सबसे बाहरी क्षेत्र है ना, इसमें रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ज्वाला का सबसे बाहरी वाला क्षेत्र होता है ना, वो सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है, ये इसलिए क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि अनु शुड कीप हर टेस्ट ट्यूब इन द आउटर मोस्ट जोन विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। देखिए, जो फ्लेम होता है ना, उसका जो सबसे बाहरी वाला एरिया होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और अगर वो इस पर रखेगी तो बहुत जल्दी जो है वाटर जो है वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर तो वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर लिखा है, अब इसके साथ ना ऑप्शंस रहेगा, आउटर मोस्ट सबसे बाहर, सबसे अंदर इनर। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सबसे अंदर सबसे ज़्यादा गर्म हो सकता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब शायद आपको कभी ना भूले कि जब भी बहुत जल्दी कोई चीज़ उबालनी है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे जो आउटर मोस्ट जोन है वहाँ पर हमको रख देना चाहिए टेस्ट ट्यूब को। क्यों? क्योंकि जो फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट वाला जो एरिया होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19। 20 देखिए। चलो, ये इसके आंसर्स भी यहाँ पे दिख जा रहे हैं, बट मुझे दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे पीडीएफ दिख नहीं पा रहा है। वाई, यहाँ पर देखिए, वाई इज द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन बिग सिटीज। रीजन आपसे पूछ रहा है कि बड़े शहरों में मोटर वाहनों में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जा रहा है। आप भी जानते हो, कल भी मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि इट इज बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड इट इज अ क्लीनर फ्यूल। देखो, करता तो है हार्मफुल प्रोड्यूस, बट बहुत ही कम मात्रा में। सीएनजी जो है ना, वो बहुत कम मात्रा में हानिकारक उत्पाद उत्पन्न करती है, और ये एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है बाकी के कंपेयर में। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे डीजल पेट्रोल की जगह पे सीएनजी का लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया 20। चलिए 21 देखिए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ये बनाए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। कोई बूझो लड़की है, वॉन्ट्स टू सेपरेट द फॉलोइंग मटीरियल्स एज कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल, कैन यू हेल्प हिम। मतलब बूझो कोई लड़की है जो कि ये पदार्थ दिए गए हैं, ये देखिए इतने सारे पदार्थ दिए गए हैं, इसको ना दाह्य और अदाह्य पदार्थों में वो पृथक करना चाहती है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उसकी सहायता कर सकते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले अलग करने के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए दाह्य पदार्थ क्या होते हैं, अदाह्य पदार्थ क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ही है, जो कंबस्टिबल होगा उसमें से फ्लेम निकलता है, जब भी आप जलाएंगे तो उष्मा निकलती है, और नॉन कंबस्टिबल में से नहीं निकलती है। तो चलो देख लेते हैं। देखिए, दाह्य पदार्थ सबसे पहले हम छांटते हैं, ठीक है, बाकी के जो बच जाएंगे वो अदाह्य होंगे। क्या कास्ट कोयला, और इसमें हम पॉइंट करते जाएंगे, कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है, जी हाँ है। चौक नहीं है, पत्थर नहीं है, लोहे की छेड़, इसमें से कौन सी उष्मा निकलेगी, नहीं निकलती है। तांबे का सिक्का नहीं, भूसा को आप जलाओ बहुत तेजी से उष्मा निकलेगा। गत्ता, वही जो कागज के होते हैं, ऑब्वियस सी बात है इसमें से भी निकलेगा। कांच नहीं, कांच में से उष्मा नहीं निकलती है। कागज में से ऑब्वियस सी बात नहीं निकलती है, और मोमबत्ती को तो जलाते ही वो फ्लेम निकलने लगता है। दाह्य मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलता है, ऊष्मा निकलती है, तो इन सभी में से ऊष्मा निकलेगी। तो ये हो गए हमारे
कागज हो गया, मोमबत्ती हो गया, लकड़ी को भी तो हम जलाते हैं। ठंडियों में आपने बहुत लकड़ियाँ जलाई होंगी, बहुत तेज़ी से ही फ्लेम निकलता है। तो ये हो गए हमारे दाह्य पदार्थ। अब जिसमें से फ्लेम नहीं निकलता है वो है हमारा चौक, पत्थर, लोहे की छड़, ये बस हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, बट इसमें से ऊष्मा नहीं निकलेगी। तांबे का सिक्का एंड कांच, ये हो गए हमारे अदाह्य पदार्थ। ठीक है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर्स आपको पीडीएफ में ही मिलेगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है आप सभी के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये 22 देखते हैं। अगर क्लास सच में आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेशन जरूर बना देना, क्योंकि आपको भी पता है कि कई बार जब रिस्पांस नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि मे भी आपको क्लासेस पसंद ना आ रही हो। 22 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत कथनों को उनके सही रूप में लिखो। तो यहाँ पर देखो, आपको इसमें बताना है सबसे पहले कि इसमें से कौन से कथन सही हैं या गलत हैं, और जो भी गलत कथन है आखिर में वो उसका सही रूप क्या है। तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन, दहन के लिए वायु आवश्यक है। ऑब्वियस ही बात है ना, ऑक्सीजन होता है तो वो तो जरूरी ही है, ये सही है। देन आपका लिखा है कि मैग्नीशियम जो है, बोल रहा है कि अदाह्य धातु है, एकदम गलत। मतलब मैग्नीशियम इज नॉन कंबस्टिबल मेटल। कल ही मैंने आपको ऊपर सबसे पीडीएफ में आप देखना, सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम को जैसे ही हम जलाते हैं ना, फ्लेम निकलता है, ऊष्मा निकलती है। तो ये नॉन नहीं, कंबस्टिबल है, दाह्य धातु है, इस वजह से गलत है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक श्रेष्ठ अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। अभी आपने देखा ना, जैसे जिस जार में कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें वो ज़्यादा देर तक जल नहीं सकती है मोमबत्ती। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये बात भी एकदम सही लिखा हुआ है, ए एंड सी एकदम सही है। और ये अदाह्य नहीं, दाह्य है, ये भी मैं बता देती हूँ। क्लोरोफाइक वैल्यू ऑफ वुड इज हायर देन द कोल, ये लिखा हुआ है कि लकड़ी का उष्मी मान कोयले के उष्मी मान की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये बात इसमें जो है गलत लिखा है, क्योंकि कोयले का जो उष्मी मान होता है ना, उल्टा लिख दिया है। कोयले का जो उष्मी मान होता है वो लकड़ी के उष्मी मान की अपेक्षा उच्च होता है, बस उल्टा लिख दिया है। तो ये रहा इसके सामने आपके सारे आंसर, ए एंड सी सही है। और मैग्नीशियम आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कंबस्टिबल मेटल है। एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज हायर देन द वुड, लकड़ी का उष्मी मान नहीं, कोयले का उष्मी मान की अपेक्षा लकड़ी का उष्मी मान उच्च होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने सारे आंसर भी लिखे हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग है। कॉलम ए है, कॉलम बी है, और यहाँ पर बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर्स एंड नाइट्रोजन, ये CNG है, ऑक्सीजन है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और यहाँ पर आपको मिलान करना है इनकी क्वालिटी से। फायर एक्सटिंग्विशर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ई का हमारा हो जाएगा पहला। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ कोल, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। एसी ड्रेन आपको पता ही है, हमने कल ही पढ़ा था, सल्फर वाला हो जाएगा। नेसेसरी फॉर कंबस्टन, ऑक्सीजन जरूरी है भाई। ठीक है, और फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, ये अभी हमने पढ़ा, CNG। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था। हाँ, तो देखिए अब इसको हिंदी से भी एक बार मिलान कर लेते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको पता ही है, एसी ड्रेन, ए का हो गया हमारा चौथा। बी CNG लिखा हुआ है, तो ये मोटर वाहन के लिए ईंधन है। ठीक है, देन आप सी पे देखिए, ऑक्सीजन आपको पता है ये दहन के लिए जरूरी है। फिर आपका आता है डी है ज्वलनशील पदार्थ, आपको पता ही है ना, अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत कम ज्वलन ताप पे ही आसानी से जल जाते हैं, उसे बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। देन आप ई पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा होता है अग्निशामक। ठीक है, बच गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हो गया हमारा कोयले का जो अपूर्ण दहन होता है वही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक गैस होती है। तो ये हो गया हमारा एफ का दूसरा, और नीचे इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी, अब इसके आगे नहीं है। और ये हमारा जो ज्वलन एंड फ्लेम, ये कंबस्टन एंड फ्लेम वाला जो चैप्टर था आज कंप्लीट होता है। अब आपको NCERT से ना तो इसके एक्सप्लेनेशन देखनी है, ना ही क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन आंसर कहीं से भी मिले आप वो प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, अब ये पूरा PDF आपको आज रात को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, ज्वाइन हो जाओ, वहीं पे सारी आपको PDF वगैरह मिल जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।